करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम् सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम् किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता हेतुत्वं शोकहर्षादिर्गतेभ्यो लोकसंश्रयात् शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् सुखं संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति काक्षतिः अश्रुपातादयस्तद्वत् द्रुतत्वाच्चेतसो मता न जायते तदा स्वादो विना रत्यादिवासना सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुट्याश्मसन्निभाः व्यापारोऽस्ति विभावादिर्नाम्ना साधारणीकृतिः तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोऽधिप्लवनादयः प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः नृणामपि समुद्रादि लङ्घनादौ न दुष्यति साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत् प्रतीयते परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते विभावनादिव्यापारमलौकिकमुपेयुषाम् अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम् कार्यकारणसञ्चारी रूपा अपि हि लोकतः रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणन्येव ते मताः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। अत्र वयं दृष्टवन्तः रसास्वादे विभावानुभावव्यभिचारिणां त्रयाणाम् आवश्यकता भवति, तदैव रसोद्बोधः भवति। अधुना एकः प्रश्नः अत्र शिष्यः करोति। सः वदति, तर्हि त्रयाणां भिन्न अस्तित्वम् अस्ति, किन्तु रसास्वादे एते त्रयोपि मिलित्वा एकत्वं कथं भजन्ते, ये सब एक रूपता को कैसे प्राप्त हो जाते हैं, है ना। किसी उदाहरण के माध्यम से आप समझाएंगे तो हमें समझ में आएगा। तदेव अत्र उच्यते। पश्यन्तु कारिकया प्रतीयमानः प्रथमं
प्रत्येकं हेतुरुच्यते। ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्। प्रपानकरसन्न्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत्। किं लिखितमत्र? प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुः उच्यते। जब ये प्रतीयमान होता है तो प्रत्येकम अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी ये सब अपने आप में हेतु कहे जाते हैं। इन सब को हम कारण के रूप में जानते हैं। पश्यतु किं लिखितम? प्रतीयमानः विभावादि प्रथमम, पहले तो प्रत्येकम हेतु उच्यते, पहले तो ये हर अपने आप में स्वतंत्र रूप से हेतु के रूप में जाना जाता है। ततः, लेकिन तदनंतरम, तत्पश्चात, उसके बाद सम्मिलितः सर्वोपि विभावादि, ये सभी विभावादि सम्मिलितः मिल करके, है ना, सचेत साम सरदयों को कैसे चर्व्यमाण होता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। प्रपानक रसन्यायात चर्व्यमाणो रसो भवेत्। प्रपाणक रसन्याय से एक प्रपाणक, प्रपाणक इत्युक्ते किम? प्रपाणक, प्रपाणक का मतलब क्या होता है? प्रपाणक रसन्यायः एकः न्यायः अस्ति इत्युक्ते यत्र कारणम अथवा कारणानि भिन्न भिन्नानि सन्ति किंतु मिलित्वा किंचित भिन्नमेव स्वरूपम जायते तदुच्यते प्रपाणक रसन्यास। अर्थात जब तक वो हेतु के रूप में है वो अलग अलग रूप में रहेगा, लेकिन जब वो सब मिल जाएंगे तो उसका एक अलग ही स्वरूप बन जाएगा। उसको बोलते हैं प्रपाणक रसन्यास। प्रपाणक का मतलब होता है शरबत। प्रपाणक का सीधा सा अर्थ क्या होता है? शरबत। तो प्रपाणक रस अर्थात उस रस में क्या क्या मिलाया जाता है? तो जीरा, हींग, मिर्ची, खांड, नमक, पुदीना, नींबू, इन सब का अलग अलग स्वाद है। नींबू का अलग स्वाद है ना, पुदीना का अलग स्वाद है, खांड का अपना एक अलग स्वाद है, मिर्च का अपना एक अलग स्वाद है। लेकिन जब ये मिल करके दूध और आदि सब मिल करके एक शरबत बन जाता है तो उसका स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये जब तक विभावादि के रूप में हैं तब तक तो क्या कहे जाते हैं? हेतु रुच्यते, इनको हेतु कहा जाता है। लेकिन बाद में सम्मिलितः सर्वः विभावादि, और जब ये सर्वः विभावादि सम्मिलितः, जब ये सभी विभावादि सम्मिलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो प्रपाणक रसन्यायात, एक प्रपाणक रस के न्याय से, है ना, अर्थात जब शरबत बनता है तो फिर हर वस्तु अपना अस्तित्व छोड़ करके एक नए स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं। चाय पत्ती का स्वाद कैसा है? अलग। शक्कर का स्वाद अलग, दूध का स्वाद अलग, और पानी का स्वाद अलग, अदरक का स्वाद अलग। लेकिन इन सब को मिला करके और एक सुंदर चाय बन जाती है तो उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। बस उसी चाय को समझ लो, प्रपाणक रस को समझ लो, है ना। इनके जितने भी बनने में हेतु हैं, जब तक वो हेतु के रूप में हैं, इन सब का अपना अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन ये जब मिल जाते हैं तो एक अलग ही स्वरूप को प्राप्त कराते हैं। उसी प्रकार विभाव आदि, है ना। प्रश्न क्या था कि रसास्वादे तेषाम एकः प्रतिभासः कथम, रस के आस्वादन करते समय तेषाम अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का एकः प्रतिभासः कथम, एक प्रतिभास कैसे होता है ना। जब रसास्वादन करते हैं, जैसे मान लीजिए
कि कोई व्यक्ति अभिज्ञान शकुंतलम देख रहा है, विभाव कौन है? शकुंतला। अनुभाव कौन है? उसके कटाक्ष आदि। व्यभिचारी भाव क्या है? उसकी लज्जा आदि एक्शंस। ये सब अलग अलग है। लेकिन जब रसास्वादन करता है व्यक्ति तो उस समय ऐसा अलग अलग प्रतिभास नहीं होता है, उसको सब रूप में अलग ही आनंद की उत्पत्ति होती है। तो जब तक ये विभाव आदि है ना हेतु के रूप में होते हैं तब तक इनका अलग अस्तित्व होता है। लेकिन जब ये रसास्वादन करते हैं तो इनका स्वरूप बिल्कुल एक प्रतिभास, एक रूप में प्रतिभासित हो जाते हैं। तदेव प्रपानक रसन्यायात चर्व्यमाणः, चर्वित होता हुआ रसो भवेत्, फिर रस की दशा को प्राप्त हो जाता है। स्पष्टम? एकवारं पुनः अत्र वदामि, है ना। सर्वो विभावादि, है ना, सभी विभावादि प्रतीयमानः, प्रतिभासित होता हुआ प्रथमम प्रत्येकम हेतुरुच्यते, पहले तो ये सब हेतु के रूप में कहे जाते हैं। ततः उसके बाद सम्मिलितः सर्वः, ये सब आपस में जब मिल जाते हैं तो सचेत साम उन सरदयों को प्रपाणक रसन्यायात चर्व्यमाणः, सरदयों को, सामाजिक को प्रपाणक रस के रसन्याय से चर्व्यमाण होता हुआ रसो भवेत्, अर्थात इनका नाम रस हो जाता है। पश्यतु एकवारं संस्कृत व्याख्यामपि अत्र भवन्तः पश्यन्तु। रसास्वादे विभावादीनां कथम एकत्वेन प्रतीतिः इत्युपपादयति, है ना। रसास्वादे विभावादीनां कथम एकत्वेन प्रतीतिः, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों की कैसे एक रूप में प्रतीति होती है, इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। प्रथमम पूर्वम प्राक् प्रतीयमानाः ज्ञायमानाः विभावादीः प्रत्येकं रत्यादिं प्रति हेतुः कारणम उच्यते अभिधीयते। प्रत्येकम, सब कुछ जो है, प्रत्येक जो है वो रत्यादिम प्रति, अर्थात विभाव भी रत्यादि के प्रति कारण है, अनुभाव भी रत्यादि प्रति कारण है, और संचारी भाव भी रत्यादि के प्रति कारण है। कहा है ना आपको, सबको पहले हेतु के रूप में जाना जाता है। पश्चात उसके बाद क्या होता है? ततः अर्थात प्रत्येक प्रत्यानंतरम सम्मिलितः सर्वः विभावादीः प्रपाणक रसन्यायात् प्रपाणक द्रव सादृश्यात् चर्व्यमाणः आस्वाद्यमानः रसः शृंगारादिः भवेत्। रसस्य चर्वमाण स्वरूपत्वेनापि काल्पनिक भेदमाश्रित्य चर्व्यमाणत्वम्, अर्थात रस भी जो है वो चर्वणा स्वरूपत्वेपि, चर्वणा स्वरूप में होता हुआ भी काल्पनिक भेदमाश्रित्य, काल्पनिक भेद का आश्रय को प्राप्त करके चर्व्यमाणत्वम्, चर्व्यमाण अर्थात काल्पनिक भेद होने से वो चर्व्यमाण की स्थिति को प्राप्त होता है। कारिकाम अग्रे आचार्यः विवृणोति, यथा खांड मरीचादीनां, खांडम नाम शर्कराखंडम, मरीचादयः, है ना, कोलकादयः प्रपाणक रस साधन पदार्थाः तेषां सम्मेलनात् सम्मिश्रणात् अपूर्व इव उपकरण द्रव्येभ्यो विलक्षण इव कश्चित् अनिर्वचनीय अनिर्वाच्यः आस्वादनं प्रपाणक रसे प्रपाणक द्रवे संजायते समुत्पद्यते विभावादि सम्मेलनात् विभावादि सम्मिश्रणात् यहापि अत्रापि तथा, अर्थात तथैव रस प्रतीतिः जायते। भावार्थः यथा प्रपाणक रसे उपकरण द्रव्याणां खंड मरीचिक कर्पूरादीनां सम्मिश्रणात् प्राक् विभिन्नाः आस्वादाः परं
सम्मिश्रणानन्तरं तेषां समष्ट्या कश्चित् अपूर्वः आस्वादः प्रतीयते। तथैव विभावादीनामपि सम्मेलनात् प्राक् तेषां प्रातिस्विकी भिन्ना प्रतीतिः। प्रातिस्विकी माने प्रत्येक की एक अलग अलग अपनी स्वाद होता है, परम तेषां सम्मेलनानन्तरं रसस्वरूपेण अपूर्वः प्रतिभासो भवति। स्पष्टं? पश्यतु, अहं पूर्वमेव उक्तवान्, लोके कारणं किन्तु कार्य नाट्यकाव्ययोः तत् किमुच्यते? विभावः। लोके कार्यं नाट्यकाव्ययोः किमुच्यते? अनुभावः। लोके संचारी सहकारी कारणं काव्यनाट्ययोः किमुच्यते? संचारी भावः। लोके कारण कार्य सहकारी कारण काव्यनाट्ययोः विभाव अनुभाव संचारी भावः इति उच्यते। पुनः अत्र कारण कार्य सहकारी अस्ति, किंतु अत्र हेतु उच्यते। तीनों को हेतु के रूप में जाना जाता है। यथोक्तम आचार्य भरत मुनिना यथोक्तम तत्र रसस्य स्वरूपम उक्तम विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। अस्माभिरपि पठितं तत्र प्रथम श्लोके एव विभावेनानुभावेन संचा तथा संचारिणा व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी। तत्र किमर्थं तृतीया अस्ति सर्वत्र? यतो हि त्रयोपि हेतवः, तीनों हेतु हैं। अर्थात लोक में भले ही आप इसको कारण कार्य सहकारी कहोगे, लेकिन काव्य और नाटक में तो क्या कहा जाता है? इन तीनों को हेतु के रूप में जाना जाता है। और आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि ये तीनों पहले तो हेतु के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन रसास्वादन के समय चर्व्यमाण होते हुए ये रस ही कहलाते हैं। फिर भिन्न भिन्न ये हेतु है या ये कारण है, ये कार्य है, या अनुविभाव है या अनुभाव है, इस तरह की किसी भी प्रकार की प्रतीति नहीं होती। वही यहाँ पर प्रश्न किया था कि रसास्वादन में उनका एक रूप में प्रतिभास कैसे होता है? हैं तो तीन, विभाव अलग है, अनुभाव अलग है, व्यभिचारी भाव अलग है, संचारी भाव अलग। किंतु रसास्वादन के समय में उनकी एक रूपता का कैसे प्रतिभासन होता है? तो अगर एक पंक्ति में उत्तर देना होगा तो क्या कहेंगे? प्रपाणक रसन्यायात् चर्व्यमाणः रसो भवेत्। अर्थात प्रपाणक रसन्याय से चर्वित होता हुआ वे तीनों विभावादि जो हैं वे रसो भवेत्, अर्थात रस रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रतीति एक जैसी होती है। स्पष्टम? अग्रे पश्यतु एकवारम् अत्र लिखितं वदन्तु। यथा खण्डमरीचादीनां सम्मेलनात् अपूर्व इव कश्चिदास्वादः प्रपाणकरसे संजायते विभावादिः सम्मेलनात् इहापि तथेत्यर्थः। यथा, जिस प्रकार से खंड मरीचादि नाम शक्कर मिर्ची है ना, दूध और बहुत सारी चीज़ें जो शरबत में मिलाई जाती हैं, सम्मेलनात् इन सबको मिलाने से अपूर्वः इव कश्चित् आस्वादः प्रपाणक रसे संजायते, कुछ अलग ही एक आस्वाद प्रपाणक रस में उत्पन्न होता है। तथैव उसी प्रकार विभावादि सम्मेलनात्, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के भी सम्मेलन से मिलने से भी इहापि तथा, यहाँ पर भी वैसा ही जानना। यहाँ पर का मतलब अत्र रसास्वादे,
रसास्वादे, रस के आस्वादन में भी वैसी ही कुछ अपूर्व स्थिति यहाँ श्रोता और दर्शक को होती है। स्पष्टम? अग्रे वदन्तु। ननु यदि विभावानुभाव व्यभिचारिभिर्मिलितैरेव रसस्तत् कथं तेषामेकस्य द्वयोर्वा सद्भावेपि स स्यादित्युच्यते। पुनः अत्र प्रश्नः जिज्ञासा अस्ति। ननु यदि विभावानुभाव व्यभिचारिभिर्मिलितैरेव, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के मिलने से ही रस उत्पन्न होता है, तीनों के मिलने से ही रस उत्पन्न होता है। तत् कथम तेषाम एकस्य द्वयोर्वा सद्भावेपि, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उन तीनों में से एक अथवा दो की उपस्थिति होने पर भी स अर्थात रसास्वादः स्यात्, रसास्वाद होता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लोक में तो हम देखते हैं कि शक्कर, चाय पत्ती और दूध तीनों ही होते हैं, तभी क्या बनती है? चाय बनती। अगर अकेला दूध हो तो चाय बन सकती है क्या? नहीं। अकेली चाय पत्ती हो तो चाय बन सकती है क्या? नहीं। चाय बनाने के लिए तीनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार रसास्वादन में आपने कहा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों के होने पर ही रसास्वादन होता है। तो कहीं कहीं ऐसे श्लोक भी होते हैं जहाँ पर उन तीनों में से एक की ही स्थिति है अथवा दो की ही स्थिति है, परंतु फिर भी रसास्वाद होता है। तो वो कैसे? इति अत्र प्रश्नः अस्ति। स्पष्टं? पुनः एकवारं। यदि विभावानुभाव व्यभिचारिभिर्मिलितैरेव रसः, यदि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा ये इनके मिलने से ही रस उत्पन्न होता है, तत् कथम तेषाम एकस्य द्वयोर्वा सद्भावेपि, तो फिर उनमें से किसी एक अथवा दो के सद्भाव में भी सह नाम रसास्वादः स्यात् होता है। तो उसके जवाब में उच्यते यहाँ पर कहा जाता है। कथम? वदन्तु। सद्भावश्चेद्विभावादे द्वयोरेकस्य वा भवेत् झटित्यन्य समाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते। वदन्तु सर्वे। सत् विभावादीनां द्वयोः अथवा एकस्य सद्भावेपि कथम रसप्रतीतिर्भवति इति अत्र आचार्य समाधत्ते, है ना? आचार्य विश्वनाथ तस्य समाधानं करोति। किं? है ना? सद्भावे सद्भावश्चेद्विभावादे, विभावादेः, है ना? विभावादि, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिणां मध्ये द्वयोः एकस्य वा, द्वयोः नाम द्वयोः भावयोः एकस्य अथवा एकस्य भावस्य वा सद्भावः अर्थात सत्ता भवेत् चेत् स्यात्, तर्हि क्या होता है? तत्काल झटिति शीघ्रमेव अन्य समाक्षेपे, अन्यस्य अथवा अन्ययोः समाक्षेपे अर्थात और अन्य का हम आक्षेप कर लेते हैं। कैसे आक्षेप होता है? व्यंजनया, व्यंजनावृत्ति से, व्यंजनावृत्ति से हम अन्य का आक्षेप कर लेते हैं, अन्य को हम ग्रहण कर लेते हैं। तदा दोषो न विद्यते, ऐसी स्थिति होने पर तत्र दूषणं न विद्यते, न वर्तते, न भवति। त्रयाणां मिलित्वा एव भवति, है ना? विभावादीनां मिलित्वा एव रसास्वादः भवति।
किन्तु कदाचित् कुत्रचित् पद्ये केवलम् एकस्यैव वर्णनमस्ति, नाम विभावस्यैव वर्णनमस्ति, तर्हि अनुभावसञ्चारिभावयोः आक्षेपः क्रियते। अथवा केवलम् अनुभावस्यैव वर्णनमस्ति, तर्हि विभावसञ्चारिभावयोः तत्र समाक्षेपः आक्षेपः झटिति क्रियते। कथं क्रियते? व्यञ्जनावृत्त्या। यही काम तो व्यंजनावृत्ति करती है कि कुछ चीज़ हैं और कुछ चीज़ समझी जाती है ना। व्यंजनावृत्ति का काम क्या है? थोड़ा तो कुछ कहा जाता है, थोड़ा समझा जाता है। व्यंजनावृत्ति में सब कुछ बोल दिया जाए तो क्या है? अभिधावृत्ति होगी, है ना। सब कुछ बोल दिया जाए तो क्या कहला जाता है? अभिधावृत्ति। जैसे मुझे कहना है कि इस सभा में बैठे हुए आधे लोग समझदार हैं और आधे लोग मूर्ख हैं, तो मैं पूरा नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा आधे लोग बहुत समझदार हैं। तो बाकी चीज़ को मैंने क्या किया? आक्षेप किया। इसका मतलब ये, क्यों जी क्या कहना चाह रहे हो आप? आधे लोग समझदार है का मतलब क्या? आधे लोग मूर्ख हैं क्या? तो ये आक्षेप किससे ग्रहण किया जाता है? व्यंजनावृत्ति से। तथैव अत्रापि विभाव का वर्णन हो तो अनुभाव और संचारी भाव का आक्षेप हो जाता है, अथवा विभाव अनुभाव का वर्णन हो तो संचारी, अर्थात द्वयोः अथवा एकस्य आक्षेपो तत्र भवति। समझ में नहीं आया? किसी उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो यहाँ पर उदाहरण भी आपको दिया जा रहा है। पश्यतु, अन्य समा वदन्तु अन्य समाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात्। ये अन्य का जो समाक्षेप होता है वो किससे ग्रहण किया जाता है? प्रकरण से। किससे ग्रहण किया जाता है? प्रकरण से। कैसे? यहाँ देखते हैं। यथा दीर्घाक्षम शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहु नतावंसयोः। संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव। मध्यः पाणिमितो नितम्बिजगनं पादाबुदग्राङ्गुली। छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसा सृष्टं तथा स्यावपुः। वदन्तु सर्वे एकवारम् उच्चैः किञ्चित् सम्यक्तया। दीर्घाक्षं पद्यमेतत् मालविकाग्निमित्र नामकम् एकं नाटकम् अस्ति, ततः स्वीकृतमस्ति। मालविकाग्निमित्रं कस्य रचना अस्ति? महाकवि कालिदासस्य रचना अस्ति। अत्र नायकः का अस्ति? अग्निमित्र। नायिका का अस्ति? मालविका इति। तो तर्हि अत्र मालविका आलम्बन विभावः अस्ति। संपूर्णे श्लोके केवलं विभावस्यैव वर्णनमस्ति, नाम मालविकायाः सौन्दर्यस्य वर्णनमस्ति। अत्र अनुभावः न वर्णितः, न च संचारिभावः वर्णितः, तथापि अत्र रसानुभूतिः भवति। कथं? तर्हि पश्यतु किं लिखितमत्र। अस्याः वदनं
है ना। अस्याह वदनम कीदृशम अस्ति, दीर्घकांति और दीर्घाक्षम वदनम, अर्थात उनका चेहरा कैसा है। तो सबसे पहली बात तो है दीर्घाक्षम, है ना, अर्थात बड़ी बड़ी आंखें जिसकी हैं। दीर्घे अक्षिणी यस्मिन् तत्, है ना, वदनम, वदनम का विशेषण है ना, अर्थात बड़ी आंखें। नायिका किसी भी सुंदरी की अगर बड़ी आंखें होती हैं तो वो सुंदर माना जाता है। जिन लोगों की बड़ी आंखें नहीं होती तो वो काजल लगा करके अपनी आंखों को बड़ा करते हैं, जिससे कि वो सुंदरता दिखे। आंखों का बड़ा होना सुंदरता का प्रतीक है। तो यहाँ पर दीर्घाक्षम वदनम, वदनस्य विशेषणम, दीर्घे अक्षिणी यस्मिन् तत्, है ना, तत् वदनम, अर्थात बड़ी बड़ी आंखें हैं जिसमें ऐसा वह मुख। और दूसरा है शरद इंदु कांति, शरद इंदो इव कांतिर्यस्य, अर्थात शरद पूर्णिमा के चांद की तरह है प्रभा जिसकी, ऐसा वह मुख, है ना। अस्याह मालविकायाः, ऐसा मालविका का मुख है। अग्रे बाहु अंशयोः नतौ, और बाहु जो हैं, बाहु अत्र द्विवचनम अस्ति, बाहु इति, बाहु बाहु बाहवः इति, बाहु इति यथा गुरुः गुरु गुरवः, तद्वदेव बाहु अर्थात भुजौ, और उसकी जो भुजाएं हैं, है ना, जिसको भुजा बोलते हैं, ये भुजा क्या हो रही है। तो भुजाओं को बताया। अंशयोः नतौ, अंश माने होते हैं स्कंध, स्कंधयोः, कंधों से झुकी हुई हैं, है ना, ये विशेषता है उसकी। और ये बाहुओं की बात हो गई, पहले मुख की बात हुई, फिर बाहुओं की बात हो गई। उरह वक्षस्थल कैसा है ना, तो वक्षस्थल देखिए, उरह वक्षस्थलम संक्षिप्तम, है ना, संक्षिप्तम नाम विस्तार रहितम, विस्तार से रहित है। स्त्रीणाम उरसः अविस्तीर्णस्यैव प्रशस्तत्वादिति, स्त्रियों का उरह जो है वो संक्षिप्त होता है तो अच्छा होता है। पुरुषों के वक्षस्थल चौड़ा बताया जाता है, महान विस्तृत बताया जाता है, लेकिन स्त्रियों का सौंदर्य जनक जो वक्षस्थल होता है उसको संक्षिप्त ही अच्छा कहा गया। तो उरह संक्षिप्तम उरह, उरह नाम वक्षस्थलम, संक्षिप्तम नाम विस्तार रहितम अस्ति इति भावः। पुनः निबिडौ उन्नतौ स्तनौ यस्मिन् तत् इति, अर्थात निबिडौ नाम घनौ, उन्नतौ नाम उच्चौ, स्तनौ नाम प्रयोधरौ, है ना, यस्मिन् तत् जिसमें पाए जाते हैं, ऐसा वह वपुः शरीर। और आगे पार्श्वे प्रमृष्टे इव, और पार्श्वे बाहु मूल अधोभागौ, बाहु मूल अधोभागौ अर्थात साइड का भाग, वो कैसा है। प्रमृष्टे इव अर्थात परिमार्जिते इव, परिमार्जित की तरह है, अर्थात बिल्कुल साफ है ऐसा। अग्रे मध्यः, मध्य अब यहाँ कमर तक आए, मध्य माने कटिभागः, मध्यः कटि अत्र मध्यः भागः कीदृशः अस्ति, पाणिमितः, है ना, पाणि माने पाणिना मितः इति पाणिमितः, पाणिना नाम करेण मातुं शक्यः, परिमातुं शक्यः, अर्थात एक हाथ से जिसको मापा जा सकता है, ऐसा उसका मध्य भाग है, कटि प्रदेश है। नितंबी अर्थात नितंबों से युक्त, विपुल विपुल नितंब युक्त्यर्थम, है ना, युक्तम अत्र जगनम अस्ति, कटि पुरोभागः अस्ति। पादौ पुनः कीदृशम् अस्ति, अर्थात नाम चरणौ कीदृशौ, उदग्रांगुली अर्थात उन्नतांगुली, अर्थात जिसकी उंगलियां उठी हुई हैं, है ना, उन्नतांगुली युक्तौ तादृशी। ये पूरा वर्णन यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं नर्तयितुः मनसः छन्दः यथा तथा अस्याः वपुः सृष्टम्। नर्तयितुः, है ना, नर्तयितुः, है ना, कश्चित्
गणदासनामकः तत्र नृत्यप्रशिक्षकः आसीत्। तर्हि तस्यैव नर्तयितुः नृत्यशिक्षकस्य गणदासनामकस्य मनसः छन्दः नाम मनसः अभिप्रायः, चित्तस्य अभिप्रायः यथा आसीत्, यथा येन प्रकारेण आसीत् तथा तेनैव प्रकारेण अस्याः वपुः, अस्याः नायिकायाः मालविकायाः वपुः नाम शरीरं सृष्टं रचितं, है ना, रचितम्। अर्थात् यथा गणदासः कश्चित् शिक्षकस्य मनसः अभिप्रायः आसीत् कि एक नृत्यांगना ऐसी सुंदर होना चाहिए, ऐसा लगता है मानो विधाता ने वैसा ही शरीर बना करके मालविका को भेजा, है ना। अर्थात कोई गणदास नामक नृत्य शिक्षक जो था वो मालविका को नृत्य सिखा रहा था। तो एक शिक्षक के मन में था कि मेरी ये जो शिष्या है नृत्य करने वाली, उसका इस तरह से शरीर होना चाहिए, मानो विधाता ने उसकी इच्छा पूरा करने के लिए लिखा ना, मनसः छन्दः यथा, अर्थात मन का अभिप्राय जैसा था किसका, नर्तयितुः नृत्य शिक्षकस्य नाम गणदासस्य यथा मनसः अभिप्रायः आसीत् तथैव, है ना, विधात्रा अस्याः वपुः सृष्टं, विधाता ने माना इसका स्वरूप रचा हो। पश्यतु अग्रे। एवं एतस्य अत्र पद्यस्य अर्थः अस्ति, अत्र मालविकाम् अभिलषतो अग्निमित्रस्य, मालविका को चाहने वाले अग्निमित्र के मालविका स्वरूप विभाव मात्र वर्णनेनापि, यहाँ मालविका रूप विभाव, है ना, यहाँ विभाव कौन है, मालविका नायिका, तो मालविका रूप विभाव मात्र वर्णनेनापि, अर्थात मालविका रूप विभाव मात्र का वर्णन होने पर भी संचारिणाम औत्सुक्यादीनाम, संचारी यहाँ पर है क्या है, तो हमने आक्षेप कर लिया। संचारी भाव क्या है, उत्साह, अत्र उत्साह न दृश्यते, किंतु हमने ये सोच लिया कि इस तरह का कोई अगर नायक नायिका का वर्णन कर रहा है तो उसको नायिका के प्रति उत्साह है, तो यहाँ पर संचारी भाव औत्सुक्यादीनाम, पुनः अनुभावानाम, यहाँ अनुभाव क्या हो सकते हैं, नायिका इतनी अच्छी है तो नायिका उस समय क्या कर रही होगी, सो रही होगी, नहीं, नायिका क्या कर रही होगी, नयन विस्फारादीनाम, उसके नयन आँखों का विस्फरण आदि जो है ये अनुभाव है, इस अनुभावों का भी औचित्यादेव आक्षेपः, जैसा औचित्य उसके अनुरूप हम उसका आक्षेप यहाँ पर कर लेते हैं। इस तरह से यद्यपि अस्मिन् श्लोके, है ना, विभावस्य नाम केवलं मालविकायाः एव वर्णनम् अस्ति, किन्तु अनुभावस्य संचारी भावस्य अत्र सरदेन आक्षेपः क्रियते। एवं त्रयाणां मिलित्वा एव अत्र रसास्वादो भवति, एकेनैव कदापि न भवति, कदाचित् एकस्य अथवा द्वयोः वर्णनं भवेत्, किन्तु रसास्वादः त्रयाणां मिलित्वा एव भवति। अतएव एकस्य द्वयोर्वा वर्णने सति अन्ययोः अथवा अन्यस्य आक्षेपः तत्र अस्माभिः क्रियते। एवं त्रयाणां मिलित्वा एव रसास्वादः भवति इति अत्र आचार्यस्य अभिप्रायः आसीत्। अग्रे इतोपि जिज्ञासा भवति शिष्यस्य, तां जिज्ञासां वयम् अग्रे शृण्मः, पुनः तस्य समाधानमपि श्वः अग्रे प्राप्स्यामः। अस्तु।